हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम रोज़ की तरह आज भी आपके सामने जीएस के 20 क्वेश्चन को लेकर आए हैं। ठीक, तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि रानी का वाव, यह रानी का वाव 100 रुपये के नोट पर छपी है, वह किस राज्य मतलब डैश राज्य में से यानी किस राज्य में स्थित है। इसकी बात कर रहा है रानी की वाव की कि वह किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ने दिया आपका उड़ीसा, ऑप्शन बी दिया है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी दिया है गुजरात और ऑप्शन डी क्या दिया है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी दिया आपका आंध्र प्रदेश। किसकी बात कर रहा है रानी की वाव जो कि 100 रुपये के नोट पर छपी थे। कहाँ पर है रानी की वाव, कहाँ स्थित है, यहाँ पे गुजरात में स्थित है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। ठीक, अगर से हम और नोटों की बात करें, जैसे पूछ ले अगर से 50 के नोट पर मतलब किसका चित्र बना है, और 20 का हो गया, 10 का हो गया, 200 और 500, इन सब नोटों पर अगर से पूछे 50 के नोटों पर पूछे अगर से किसका मतलब चित्र बना है, किस पर 50 पर किसका बना है, तो बना आपका हम्पी का रथ, हम्पी का रथ। अगर पूछे कहाँ स्थित है तो यह आपके कर्नाटक में। कहाँ पर, कर्नाटक में हम्पी का रथ। ठीक, अगर से 20 के नोट पे पूछे अगर से किसका चित्र है 20 के नोट पर, तो यहाँ पर है आपके एलोरा की गुफा का चित्र, एलोरा की गुफा, किसकी एलोरा की गुफा का चित्र पूछे किस नोट पर है, तो 20 के नोट पर है। अगर पूछे ये कहाँ पर है एलोरा गुफा, तो ये आपके महाराष्ट्र में। कहाँ पर, महाराष्ट्र में। ठीक, कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। अगर पूछे 10 के नोट पर किसका चित्र बना है, तो इसमें बना है कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर। ये कहाँ है, ये आपके उड़ीसा में है, उड़ीसा में। और पूछे अगर 200 के नोट पर किसका चित्र बना है, इसमें बना है आपका सांची का स्तूप, सांची का स्तूप। ये किस पर है, ये आपके 200 के नोट पर है। ठीक, और 500 के नोट पर बात करें तो ये आपके दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का लाल किला है, किस पर बना है, ये 500 के नोट पर। सांची के स्तूप की बात करें कहाँ पर है, तो ये आपके मध्य प्रदेश में। ठीक, 100 के नोट पर रानी की वाव है जो कि गुजरात में है, 50 के नोट पे हम्पी का रथ है जो कि कर्नाटक में है, 20 के नोट पर एलोरा की गुफा जो कि कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, 10 के नोट पर सूर्य मंदिर जो कि कहाँ पर है, उड़ीसा में है, और 200 के नोट पर सांची का स्तूप है, ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। 500 के नोट पर दिल्ली का लाल किला है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि होम रूल लीग आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, किसके द्वारा शुरू किया गया था। ठीक, ऑप्शन ने दिया आपका विवेकानंद, ऑप्शन बी दिया सिस्टर निवेदिता, ऑप्शन सी दिया आपका MK गांधी, और ऑप्शन डी क्या दिया है एनी बेसेंट। अगर पूछे होम रूल लीग आंदोलन की मतलब किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो किया गया था आपके एनी बेसेंट। और होम रूल लीग मतलब एक जन मतलब और किसने शुरू किया था, तो किए थे आपके बाल गंगाधर तिलक। कौन, बाल गंगाधर तिलक, ये भी आपके होम रूल आंदोलन चलाए थे। कौन कौन चलाए थे, बाल गंगाधर तिलक, एक तो इन्होंने चालू किया था बाल गंगाधर तिलक, एक थी आपकी एनी बेसेंट, दोनों ने कब चालू किया था, 1916 में। तो फिर पता कैसे चलेगा किसका है, तो अगर पूछेगा अप्रैल में किसने चलाया था, तो अप्रैल में चलाए थे आपके कब, अप्रैल में चलाए थे आपके बाल गंगाधर तिलक, और एनी बेसेंट कब चलाए थे, चलाए थे आपके सितंबर में, ये सितंबर में चलाए थे, ये अप्रैल में चलाए थे। कौन, बाल गंगाधर तिलक अप्रैल 1916 में, और एनी बेसेंट पूछे तो सितंबर 1916 में। यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक तो दिए नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा एनी
विसेंट, यानी किसने शुरू किया था, तो यानी विसेंट ने, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। यह उस राज्य का दूसरा बड़ा बांध है, मतलब किस राज्य में स्थित है और यह उस राज्य का दूसरा बड़ा बांध है। ऑप्शन आपका दिया है गुजरात, ऑप्शन बी दिया है तेलंगाना, ऑप्शन सी दिया है आपका उड़ीसा और ऑप्शन डी क्या दिया है, महाराष्ट्र। ऑप्शन डी दिया है महाराष्ट्र। इसके बाद उकाई बांध, उकाई बांध कहाँ है, यह आपके गुजरात में, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होता है। अगर पूछे उकाई बांध किस नदी पर है, तो ये आपके ताप्ती नदी पर। किस पर है, ताप्ती नदी पर। ताप्ती नदी पर है कौन सा बांध है, उकाई बांध। यह उस राज्य का दूसरा बड़ा बांध है। अगर पूछे गुजरात का पहला बड़ा बांध कौन सा है, यानी सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो यह आपका सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध। आप पूछे ये किस नदी पर है, तो ये आपके नर्मदा नदी पर है। किस पर है, नर्मदा नदी पर। ठीक, अगर हम तेलंगाना की पूछें, तेलंगाना की बात करें, तो अगर तेलंगाना की बात करें तो एक मतलब इस तेलंगाना में कौन सा मतलब बांध है, तेलंगाना में आपके एक नागार्जुन बांध। कौन सा है, नागार्जुन बांध। नागार्जुन बांध की बात करते हैं, कहाँ पर है, ये तेलंगाना में। किस नदी पर है, तो ये आपकी कृष्णा नदी पर। किस पर है, कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है, यह है नागार्जुन बांध। कहाँ पर है, तेलंगाना में। और उड़ीसा की बात करें, किसकी, उड़ीसा में अगर कौन सा बांध है, यहाँ का है एक पटोरा बांध। पटोरा बांध, पटोरा बांध कहाँ पर है, किस नदी पर है, यह आपके जोंक नदी पर। कहाँ पर, जोंक नदी पर। पटोरा बांध कहाँ पर है, उड़ीसा में, जो कि जोंक नदी पर है। किस नदी पर है, जोंक नदी पर। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में कौन सा बांध है, तो यहाँ पर है आपका कोयना बांध। कोयना बांध किस नदी पर है, तो यह आपके कोयना नदी पर, कोयना ही नदी पर स्थित है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है भारत के कितने राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है। भारत के कितने राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है। ऑप्शन ए दिया आपका 7, ऑप्शन बी दिया है 4, ऑप्शन सी दिया है 6 और ऑप्शन डी क्या दिया है 2। अगर द्विसदनीय विधानमंडल की बात करें तो भारत में कितने राज्य में है, तो यह आपके टोटल 6 राज्य में, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। अगर पूछो कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर द्विसदनीय विधानमंडल है, देखिए आपका अपना उत्तर प्रदेश, फिर है आपका ये कौन सा है, आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, एक है आपका महाराष्ट्र और इसके बाद है आपका बिहार, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक और तेलंगाना। कौन कौन से हैं, ये आपके 6 क्या हैं द्विसदनीय विधानमंडल है, कर्नाटक और तेलंगाना। ये आपके 6 राज्य में 2 द्विसदनीय विधानमंडल हैं। कौन कौन से हैं वो आप फिर से एक बार देख लीजिए। उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है, कर्नाटक है और तेलंगाना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वेनसांग एक यात्री है। वेनसांग एक यात्री है, मतलब कहाँ का है, मतलब कहाँ से आया है, अंग्रेजी यात्री है या रोमन यात्री या चीनी है या पुर्तगाली। तो वेनसांग की बात करते कहाँ से आया था, ये आया था आपके चीन से, तो इसे क्या कहते हैं, ये चीनी यात्री। वेनसांग एक चीनी यात्री है। अगर पूछे किसके समय में भारत आया था, तो आता है वेनसांग के समय, अरे हर्षवर्धन के समय, हर्षवर्धन के समय, हर्षवर्धन के समय कौन आया था, वेनसांग। अब पूछे भारत में कब से कब तक रहा, तो 630 से 645 तक, यानी 15 वर्षों तक ये भारत में रहा था। 630 से 645 तक यह भारत में रहा, टोटल 15 वर्षों तक यह भारत में रहा था। ठीक, और वेनसांग के बारे में बात करें, अगर इसकी बुक के बारे में बात करें, इसकी बुक कौन सी है, तो इसकी बुक है आपकी CU की। कौन सी है, CU की। इसकी बुक है आपकी
अरे इसकी बुक है कौन सी, CU की। और इसमें अगर CU के बारे में क्या है तो भारत की यात्रा के बारे में यह लिखा है, ठीक। इसलिए इसका उपनाम भी है, एक नीति पंडित के नाम से भी इसे जाना जाता है। किस नाम से, नीति पंडित, नीति पंडित, नीति पंडित। और किस उपनाम से जाना जाता है, इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों के राजकुमार के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत पहली बार किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ था। वंदे मातरम गीत पहली बार किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन ने दिया आपका गीतांजलि, ऑप्शन बी दिया है द हिंदू, ऑप्शन सी दिया द आनंद मठ और ऑप्शन डी किया था इनमें से कोई नहीं। इसकी बात कर रहा है वंदे मातरम गीत की, तो पहली बार किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ था। तो किस पुस्तक में हुआ था, यह हुआ था आपके आनंद मठ में। अगर पूछे इसे किसने लिखा तो लिखे थे आपके बंकिम चंद्र चटर्जी। अब पूछे कब, मतलब ये प्रकाशित कब हुआ था, 1882 में प्रकाशित हुआ था, 1882 में प्रकाशित हुआ था। इसे लिखा किसने था आनंद मठ को, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। अगर पूछे वंदे मातरम गीत पहली बार गाया कब गया था, तो गाया गया था 1896 में, 1896। किसने गाया था, इसे गाया था सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें इसे पहली बार गाए थे। अगर पूछे इनकी गायन समय कितना है, तो ये आपके 1 मिनट, इसे कितने समय में गाया था, तो गाया था 1 मिनट और 1 मिनट 5 सेकेंड में, टोटल 65 सेकेंड में गाया जाता है। इसके गायन समय है, ठीक, कितना है, 1 मिनट 5 सेकेंड या 65 सेकेंड, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में से उस उपकरण का किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी बात कर रहा है, विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन दिया आपका ओम मीटर, ऑप्शन भी दिया आपका वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी दिया एमी मीटर और ऑप्शन डी किया दिया है, ऑप्शन सी था आपका ए मीटर, ऑप्शन डी किया दिया गैल्वेनोमीटर। किसकी बात कर रहा है, विद्युत प्रतिरोध की। इसके विद्युत प्रतिरोध को इसे किससे मापते हैं, ये मात्रा जाता है आपके, या इसका मात्रक कुछ है कौन सा है, ओम मीटर, यानी ऑप्शन ही हमारा सही आंसर होता है, ठीक। और वोल्ट मीटर की बात करें, वोल्ट मीटर से क्या मापा है, तो विभवांतर, क्या विभवांतर, वोल्ट मीटर का मात्र क्या है, विभवांतर। और ए मीटर की बात करें तो यहाँ पर होता है आपको विद्युत धारा, विद्युत धारा किसमें मापी जाती है, तो अ मीटर से मापी जाती है, ठीक। और गैल्वेनोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो किया जाता है विद्युत की उपस्थिति को पता करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, गैल्वेनोमीटर की। किसकी उपस्थिति की, विद्युत की उपस्थिति, विद्युत की उपस्थिति पता करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक। पूछा था आपका विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, तो किया जाता है आपका ओम मीटर का, यानी ऑप्शन है हमारा सही आंसर होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत का प्रथम डिजिटल केंद्रीय बजट वर्ष में प्रस्तुत किया गया, मतलब किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन ने दिया आपका 2019, ऑप्शन बी दिया आपका 2020 और ऑप्शन सी क्या दिया है 2021, ऑप्शन डी दिया आपका 2018। प्रथम केंद्रीय बजट डिजिटल, मतलब प्रथम डिजिटल केंद्रीय बजट तो किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था आपके 2021 में, ठीक। ये मतलब पेपर पेज द्वारा नहीं, या टैबलेट द्वारा ऑनलाइन, मतलब यानी डिजिटल रूप से किया गया था। आपको पूछे अगर किसके द्वारा किया गया था, तो वित्त मंत्री कौन थी, निर्मला सीतारमण। कौन थी, निर्मला सीतारमण, निर्मला सीतारमण। ये कौन है, ये भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री हैं। कौन है, भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री हैं, ठीक। अगर पूछे इसके पहले, लेकिन मतलब
एक सवाल उठता है कि इंदिरा गांधी भी एक बार मतलब बजट पेश की हैं, तो कब पेश की थी, तो ये कैसे प्रथम मतलब महिला वित्त मंत्री हो गई। तो इंदिरा गांधी का जो मैटर था वो था कि जब वो प्रधानमंत्री थे तो उस समय मोरारजी देसाई, कौन, मोरारजी देसाई वित्त मंत्री हुआ करते, तो उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा मतलब उस समय उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया, जिसके कारण उन्होंने अपने मतलब वित्त मंत्रालय को अपने पास में ही रखा था। और उन्होंने 1971-72 कब 1971 अरे 70-71 का 1970 से 71 का बजट उन्होंने खुद पेश किया था, ठीक। लेकिन पूछे अगर से वित्त मंत्री कौन थे, तो आपकी पहली भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा गया है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा गया है। ऑप्शन ए दिया आपका मदर टेरेसा, ऑप्शन बी दिया पुतली बाई, ऑप्शन सी दिया अरोड़ा आसफ अली, और ऑप्शन डी किया दिया अमृता कौर। ऑप्शन डी किया दिया अमृता कौर। तो किसके बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा गया है, ये कहा गया है अरोड़ा आसफ अली के, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है, ठीक। और अरोड़ा आसफ अली के बारे में बताया था कि इन्होंने 1942 में, कब 1942 में, कब इसमें क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन चल रहा था। कौन सा, असहयोग आंदोलन, किसकी बात कर रहे हैं, अरोड़ा आसफ अली की। कब के 1942 में असहयोग आंदोलन के समय इन्होंने ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। कहाँ पर, ग्वालियर टैंक मैदान में, ग्वालियर टैंक मैदान में इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। क्या फहराया था, राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में, 1888 का कौन सा अधिवेशन था ये, राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया था, प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया था। ऑप्शन ए दिया आपका लाला सुल्तान सिंह, ऑप्शन बी दिया आपका बलदेव सिंह, ऑप्शन सी दिया आपका लाला लाजपत राय, और ऑप्शन डी किया दिया इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी किया दिया इनमें से कोई नहीं। इसकी बात कर रहा है 88 की, इसकी 88 की, इसके प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया था, लिए थे आपके लाला लाजपत राय, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। अगर से हम राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें, किसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी आपके 28 दिसंबर 1885 में, 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक। और कितने पड़ गए, 77 प्रतिनिधि के साथ में, 72 प्रतिनिधि के साथ में, कितने, इसमें जब स्थापना हुई थी इसमें कितने प्रतिनिधि थे, इसमें टोटल 72 प्रतिनिधि थे, और 72 प्रतिनिधि के साथ में 28 दिसंबर 1885 की इसकी स्थापना हुई थी। पूछे कौन करते हैं इसकी स्थापना, तो कौन किए थे, एओ ह्यूम, ठीक। अगर पूछे इसकी पहले अध्यक्ष मतलब राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे कौन थे आपके, ये थे आपके भूमेश चंद्र बनर्जी। कब हुआ था, 1885 में ही, कब हुआ था, 1885 में ही। इसके लिए एक ट्रिक है, जैसे आपके बक मई बक शुरू के 6 अधिवेशन को याद करने के, बक मई बक, ठीक। पहला वाला अधिवेशन कब हुआ था, 85 में, दूसरा कब हुआ था, 86 में, फिर 87 में, चौथा हुआ था आपका 88 में, उसके बाद पाँचवा हुआ था आपका 89 में, और छठा हुआ था आपका 90 में। कब, 90 में आपका छठा अधिवेशन हुआ था। 85, 86, 87, 88, 89, 90 ये कहाँ हुआ था, बॉम्बे में, बस है बॉम्बे, ये बॉम्बे में हुआ था, सही देख लीजिए, ये कहाँ पर हुआ था, ये बॉम्बे में। और 86 वाला कहाँ हुआ था, ये आपके कोलकाता में। 87 मद्रास, 88 इलाहाबाद, 89 कहाँ हुआ था, फिर मुंबई में, और 90 फिर कलकत्ता में, ठीक। अगर पूछे प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये थे आपके भूमेश चंद्र बनर्जी, 1885 के भूमेश चंद्र बनर्जी, ये आपके पहले अध्यक्ष थे।
और 1886 की बात करें जो कि कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था, जहाँ कहाँ हुआ था, ये कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे, दादा भाई नौरोजी। और 87 की बात करें जो कि कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था आपके मद्रास में। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे आपके बदरुद्दीन तैयब। बदरुद्दीन तैयब इसके अध्यक्ष थे। ये कौन थे? ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगर पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? वो थे आपके बदरुद्दीन तैयब। कब हुए थे? 1887 में। कहाँ पर? मद्रास में इन्होंने अध्यक्षता की थी, ठीक। और 88 की बात करें, 88 कहाँ हुई थी? ये आपकी हुई थी इलाहाबाद में। अगर से पूछे इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो ये किए थे आपके जॉर्ज यूल ने इसकी अध्यक्षता की थी। और ये कौन थे? भारत के पहले अंग्रेज मतलब अध्यक्ष थे। भारत के पहले अंग्रेज अध्यक्ष पूछे कौन थे, तो वो थे आपके जॉर्ज यूल, ठीक। और फिर 1889 आ जाता है आपका 1889। ये कहाँ पर हुआ था? ये भी आपके बॉम्बे में हुआ था। कहाँ पर? बॉम्बे में। अगर कुछ इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता भी एक अंग्रेज ने ही किया था। कौन थे? सर विलियम बेडरबर्न किसकी अध्यक्षता किए थे? ये 5वें अधिवेशन 1889 जो कि बॉम्बे में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? सर विलियम बेडरबर्न। और 90 वाला कहाँ पर हुआ था? वो था आपके कोलकाता में। अगर पूछे इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसके अध्यक्ष थे आपके फिरोज शाह मेहता। कौन थे? फिरोज शाह मेहता इसके अध्यक्ष थे, ठीक। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर पूछे राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो ये 72 प्रतिनिधि के साथ 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। पूछे इसके पहले मतलब अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे और पहले अधिवेशन हुआ कहाँ था? इसके लिए एक ट्रिक है, मतलब शुरू के 6 याद करने के लिए। क्या है? बक। तो पहला हुआ था बॉम्बे में, दूसरा कोलकाता, तीसरा मद्रास, चौथा इलाहाबाद, पांचवा बॉम्बे और छठा कोलकाता। तो बॉम्बे वाला पहला अगर पूछे 1885 में बॉम्बे में इसके अध्यक्ष थे आपके बिमलेश चंद्र बनर्जी। दूसरे अधिवेशन की बात करें तो 1886 में हुआ था। कहाँ पर? कोलकाता में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। तीसरे अधिवेशन की बात करें तो 1887 में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? आपके मद्रास में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। अब बदरुद्दीन तैयब राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। पहले मुस्लिम अध्यक्ष पूछे कौन थे? बदरुद्दीन तैयब, 1887 मद्रास के में, ठीक। और चौथे अधिवेशन की बात करें जो कि 1888 में हुआ था। कहाँ पर? इलाहाबाद में। इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। कौन? अंग्रेज अध्यक्ष थे, ठीक। और अगर 1889 की बात करें जो कि 5वां अधिवेशन था, कहाँ पर हुआ था? बॉम्बे में। इसके अध्यक्ष कौन थे? सर विलियम बेडरबर्न, ठीक। और 90 की बात करें 1890 की, कलकत्ता में इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये फिरोज शाह मेहता किए थे। कौन थे? फिरोज शाह मेहता, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? ऑप्शन ए दिया है आपका स्कंधस्थि, ऑप्शन बी दिया है हसुली, ऑप्शन सी दिया है टिबिया और ऑप्शन डी क्या दिया है? उर्विका। ऑप्शन डी क्या दिया है? उर्विका, ठीक। अगर हम स्कंधस्थि की बात करें तो किसको कहा जाता है? कंधे की हड्डी को कहा जाता है। किसको? कंधे की हड्डी को कहा जाता है। और हंसुली क्या होता है? वो हंसुली क्या है? भूटी वर्ण है। ये जो सामने वाली होती है इसे हंसुली कहा जाता है। और टिबिया क्या है? पैर का हड्डी है, ठीक। और उर्विका क्या कहते हैं? ये इसे ही फीमर कहते हैं, जो कि पैर में पाई जाती है। कहाँ पर? पैर में। और ये क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? सबको फीमर याद है। कौन सी है? फीमर। और इसे ही उर्विका, इंग्लिश में से क्या कहते हैं? उर्विका। यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है, ठीक। अगर पूछे मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो ये आपकी स्टेपी, जो कि कहाँ की होती है? वो कान की हड्डी है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? अगर पूछे अलाई दरवाज़ा बनवाया कौन था, तो बनवाए थे आपके कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया था? तो कराया था आपके अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण कराया था। कब कराया था? 1311 में। 1311 में इसका मतलब निर्माण कराया था, ठीक। दूसरा, अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? तो ये आपके कुतुब मीनार में। कहाँ पर? दिल्ली में।
कुतुब मीनार में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दिल्ली निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए दिया है गुलाम, फिर तुगलक, फिर खिलजी, फिर लोदी। और ऑप्शन बी की बात करते हैं, यहाँ पर दिया गुलाम, खिलजी, तुगलक, लोदी। ऑप्शन सी है आपका गुलाम, लोदी, खिलजी, तुगलक। ऑप्शन डी क्या दिया है? तुगलक, खिलजी, लोदी और गुलाम और लोदी। इसके बाद का दिल्ली सल्तनत का, और दिल्ली सल्तनत के अगर से सही क्रम की बात करें दिल्ली सल्तनत में, इसके लिए एक ट्रिक है आपका क्या, GKTSL। जी से क्या है आपका, जी से आपका कौन सा, गुलाम वंश। जी से आपका गुलाम वंश। केस की बात करें तो के से आपका खिलजी वंश, और टी से बात करें टी से आपका तुगलक वंश। यस क्या है आपका सैयद वंश, और यल क्या है आपका लोदी वंश। अगर हम गुलाम वंश की बात करें कब से कब तक था, यह था आपका 1206 से कब से कब तक था, यह था आपके 1206 से 1290 तक। 1206 से आपके 1290 तक कौन सा था, गुलाम वंश। उसके बाद आपका खिलजी वंश कब से कब तक था, ये 1290 से कहाँ से, 1290 से था आपका 1320 तक। ठीक, इसके बाद आता है आपका तुगलक वंश। कौन सा, तुगलक वंश। ये कब से कब तक था, ये था आपका 1320 से 1414 तक। उसके बाद है आपका सैयद वंश 1414 से कब से कब तक, 1414 से 1451 तक। उसके बाद है आपका अंतिम लोदी वंश 1451 से 1526 तक। 1451 से 1526 तक, ये आपका दिल्ली सल्तनत का सही क्रम। इसके हिसाब से अगर देखेंगे सबसे पहले कौन सा है, गुलाम वंश। सबसे पहले गुलाम वंश है, तो इसके लिए ऑप्शन डी हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें सबसे पहले क्या दिया, तुगलक वंश। फिर गुलाम के बाद है आपका खिलजी वंश। गुलाम के बाद है आपका खिलजी वंश, यानी ऑप्शन ए भी हमारा गलत है कि यहाँ पर गुलाम के बाद आपका तुगलक दिया है। और ऑप्शन सी की बात करें तो यहाँ पर भी गुलाम के बाद आपका लोधी, यानी ऑप्शन सी भी हमारा गलत होता है। तो गुलाम के बाद क्या दिया है, खिलजी दिया है, फिर तुगलक दिया है, फिर लोधी दिया है, यानी सैयद नहीं है, तो फिर उसके बाद क्या आता है, लोधी वंश। ठीक, यानी ऑप्शन भी हमारा सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर कहाँ से, मतलब किस बांध से निकलती है? ऑप्शन ए दिया आपका सरदार सरोवर बांध। कौन सा, सरदार सरोवर बांध। ऑप्शन बी दिया आपका उकाई बांध। ऑप्शन सी दिया हरिके बांध, और ऑप्शन डी क्या दिया है, इंदिरा सागर बांध। ऑप्शन डी क्या दिया है, इंदिरा सागर बांध। ठीक, इसकी बात करें इंदिरा गांधी नहर, यह किस बांध से निकली है, आपके हरिके बांध से निकली, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। ठीक, और इंदिरा गांधी नहर की बात करें तो ये कहाँ के प्रमुख है, राजस्थान की प्रमुख नहर है, राजस्थान की प्रमुख नहर है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया मणिपुर की आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? मणिपुर की आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए दिया आपका मैरी कॉम। ऑप्शन बी दिया आपका बिन लक्ष्मी नेप्रोम। ऑप्शन सी दिया नलिनी बाल देवी। ऑप्शन डी किया दिया इरोम शर्मिला। ऑप्शन डी दिया इरोम शर्मिला। तो किसकी बात कर रहा है, मणिपुर की आयरन लेडी। मणिपुर की आयरन लेडी कौन है, तो आपकी इरोम शर्मिला। मणिपुर के आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है, इरोम शर्मिला को जाना जाता है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि मथुरा में स्थित कुसुम सरोवर छतरी किसके द्वारा बनवाई गई थी? मथुरा में स्थित कुसुम सरोवर छतरी किसके द्वारा बनवाई गई थी? ऑप्शन ए दिया आपका राजा सूरजमल द्वारा। ऑप्शन बी दिया बीरबल द्वारा। ऑप्शन सी दिया आपका राजा टोडरमल द्वारा, और ऑप्शन डी क्या दिया है, पाररख और मनीराम द्वारा। किसकी बात कर रहा है, मथुरा में स्थित कुसुम सरोवर छतरी। मथुरा में स्थित कुसुम सरोवर छतरी ये किसके द्वारा बनाई गई थी? ये बनवाई गई थी आपके राजा सूरजमल द्वारा। किसके द्वारा? राजा सूरजमल द्वारा, यानी ऑप्शन ही हमारा सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? ऑप्शन ए दिया आपका केनोपनिषद। ऑप्शन बी दिया छांदोग्य उपनिषद। ऑप्शन सी दिया है मंडकोपनिषद। ऑप्शन डी दिया इस उपनिषद। इसकी बात कर रहा है सबसे पुराना उपनिषद की। सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? तो ये आपके इस उपनिषद, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। अगर पूछे टोटल कितने उपनिषद हैं, टोटल 108 उपनिषद हैं। ठीक, अब पूछे सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है,
सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? आपका छांदोग्य उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है, और मांडुक्य उपनिषद की बात करें सबसे छोटा उपनिषद है, सबसे छोटा उपनिषद है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, जापान की सहायता से निर्मित पैथन जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? जापान की सहायता से निर्मित पैथन जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए दिया आपका महानदी, ऑप्शन बी दिया आपका नर्मदा नदी, ऑप्शन सी दिया कृष्णा नदी, और ऑप्शन डी क्या दिया है? गोदावरी नदी। तो किस नदी पर स्थित है आपके? कौन सी जापान की सहायता से निर्मित पैथन जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना कहाँ किस नदी पर स्थित है? आपकी गोदावरी नदी पर स्थित है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन ए दिया आपका 4,58,711 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी दिया आपका 3,94,411 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी दिया आपका 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी क्या दिया है? 2,44,533 वर्ग किलोमीटर। किसकी बात कर रहा है? उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र। उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में बात करें तो कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन देश की पहली महिला ऑटो रिक्शा चालक बनी है? निम्नलिखित में से कौन देश की पहली महिला ऑटो रिक्शा चालक बनी है? ऑप्शन ए दिया आपका वेदांगी घाड़ेकर, ऑप्शन बी दिया आपका सुजाता घोष, ऑप्शन सी दिया आपका शीला दरवे, और ऑप्शन डी क्या दिया है? प्रियमणि अय्यर। तो इसकी बात कर रहा है ऑटो रिक्शा चालक, देश की पहली महिला ऑटो रिक्शा चालक कौन बनी है? तो कौन बनी है? ये बनी आपकी शीला दरवे, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। ठीक, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।